हाँ, ओके। नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट स्क्रीन, और मैं आपको स्क्रीन ला रहा हूँ और स्क्रीन के ऊपर हम देखेंगे एक अच्छा सा टॉपिक आज का। हाँ, लो, आ गया फ्रेंड? मेरी वीडियो पता नहीं कहाँ चले गई। हाँ, तो लीजिए, अपने अपने वीडियो बंद कर दीजिए आप सभी। जी सर। अभी नाउ वी आर स्टार्टिंग टुडेज क्लास। और हमने पहले पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था सर हमने? अब मैं छोटा सा 2 मिनट में आपको रिकैप कर देता हूँ, कुछ लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए। सबसे पहले हमने लॉ की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद लॉ के पार्ट पढ़े हमने, डेफिनेशन के बाद क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ। उसके बाद हमने क्या देखा, लॉ को हमने डिस्क्राइब किया इंडियन लॉ के अनुसार। उसमें 4 तरह के लॉ दिखे, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ और स्टैट्यूटरी लॉ। ये हमने देख लिया है। अभी ये 2-3 दिन तक हमारी ये क्लासेस बेसिक के ऊपर चल रही हैं। अभी आपको हो सकता है इंटरेस्ट रहे या ना रहे, लेकिन दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। और लॉ के स्टैट्यूटरी लॉज के अंदर जाने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। दीज आर द की। ये संदीप सर, अपने वीडियो बंद कर दीजिए। वेलकम, ठीक है सर मेरा तो, बंद है सर, वीडियो बंद है। नहीं, संदीप है हमारे पास। सैंडी प्लीज, 2 संदीप हो गए आज, ठीक है। हेलो सैंडी, गुड इवनिंग। तो लीजिए वीडियो बंद कर दीजिए बेटा, अपना साउंड भी बंद कर दीजिए, वीडियो बंद कर दीजिए। ओके, तो हमने ये सारी चीजें देखी, फिर हम आए जो 4 पार्ट्स हमने इंडियन लॉ के अनुसार देखे, उसमें क्रिमिनल, सिविल, साथ में हमने कॉमन लॉ से, स्टैट्यूटरी लॉ से। तो आज हम पिछली क्लास में हमने स्विच ओवर किया था क्रिमिनल लॉ की ओर। क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ को हम देखेंगे बड़े एलोबरेटली, लेकिन कॉमन लॉ को मैं डिस्कस नहीं करूंगा। कॉमन लॉ के अंदर आते हैं हमारे कस्टम्स वगैरह, जो कस्टमरी लॉज थे उसको हम किसी और टाइम देखेंगे। बीच में हमारे पास 3 पार्ट्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ और साथ में है स्टैट्यूटरी लॉ। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ बेसिक थिंग्स हैं। कौन सी चीज क्रिमिनल साइड में जाएगी, कौन सी चीज सिविल में जाएगी, वो डिस्क्राइब होगा हमारा स्टैट्यूटरी लॉ। जो स्टैट्यूट ने बनाए हैं, पार्लियामेंट या असेंबली ने बनाए हैं, उनके ऊपर आने से पहले आप क्रिमिनल और सिविल के बीच में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो आज हम अपना ये टॉपिक शुरू करें। हम धीरे 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 स्टैट्यूटरी लॉज की ओर जा रहे हैं और वो कदम हमने बढ़ा भी लिया है। इसमें हमने क्रिमिनल लॉ की बात की थी पिछले एपिसोड में। तो क्रिमिनल लॉ के अंदर हमारे पास 3 स्टैट्यूटरी लॉज आए थे। स्टैट्यूटरी लॉज जो कि पार्लियामेंट ने, सॉवरेन ने बनाए हैं। उसमें पहला आया था हमारे पास इंडियन पिनल कोड, दूसरा आया था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और थर्ड आया था इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको बार बार बताना ना पड़े मुझे। आईपीसी, सीआरपीसी एंड थर्ड वन एविडेंस एक्ट। ये है बेसिक क्रिमिनल लॉज। तो इसमें आईपीसी जो है वो कौन सा है? सब्सटेंशियल लॉ। सीआरपीसी है प्रोसीजरल लॉ, एविडेंस भी है प्रोसीजरल लॉ। अगर हमने किसी सब्सटेंटिव लॉ को डिस्कस करना है तो उसके साथ, चाहे वो सिविल है चाहे क्रिमिनल साइड है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास प्रोसीजरल लॉ होना जरूरी है। चाहे हम सिविल की बात करें चाहे क्रिमिनल की बात करें। इन क्रिमिनल आईपीसी हमारा बेसिक कोड है। बेसिक कोड है जिसमें डिफाइन किया गया है क्राइम को, जिसमें डिफाइन किया गया है डेफिनेशंस को, जिसमें डिफाइन किया गया है ऑफेंसेस को, और बाकी के जितने भी छोटे छोटे कानून हैं और लॉज बने हैं वो सब्सिडरी लॉज हैं, वो अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग बने हैं, लेकिन बेसिक कोड हमारा आईपीसी है। तो आपने याद रखना, कभी भी क्रिमिनल लॉ की जब बात आती है तो क्रिमिनल लॉ के अंदर सबसे पहले आईपीसी आता है, इंडियन पिनल कोड। 1860 1807 में बना था, ये 1862 में इंप्लीमेंट हुआ है।
उसके जब आईपीसी पढ़ेंगे तो मैं डिटेल में बात करूंगा इस बारे में। सीआरपीसी, दिस इज द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का मतलब है प्रोसीजर, किस प्रोसीजर से सब्सटेंटिव लॉ जो आईपीसी है उसको कोर्ट के अंदर, पुलिस और कोर्ट के अंदर कैसे उसको हमने प्रोसीड करना है। और इन सीआरपीसी तो एक प्रोसीजर है, कोर्ट के अंदर कैसे प्रोसीड करना है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, ये सब्सटेंशियल लॉ में बता दिया हमारे को कि ये एक्ट किसी ने किया है, इट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ क्राइम। ऑफेंस हुआ है, ये यहां तक सीमित है। उसके बाद ऑफेंस हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, कोर्ट के अंदर उसको चालान पेश होगा, वहां पे एविडेंस रिकॉर्ड होगी, वहां पे अगली प्रोसीडिंग्स होगी, साथ में सजा या एक्विटल होगा लास्ट में। लेकिन कोर्ट के पास वो कौन सा टूल है जिससे इन चीजों के बारे में सारी चीजें, साक्ष्य इकट्ठे किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट पढ़े जाएंगे, और वो और जो भी चीजें कोर्ट के अंदर होती हैं उसमें काम आता है टूल। टूल के रूप में यूज होता है इंडियन एविडेंस एक्ट। जब तक ये तीन चीजें इकट्ठी नहीं देखी जाएंगी, वी कांट प्रोसीड, वी कांट ब्रिंग द गिल्ट, वी कांट दिस सैंक्शन द अक्यूज्ड, हम उसको सजा नहीं दे सकते, हम उस प्रोसीडिंग को आगे नहीं चला सकते। सो फ्रेंड, तो ये तीन चीजें क्रिमिनल लॉ के अंदर इंपॉर्टेंट है। ये स्टैट्यूटरी लॉज है, सारे स्टैट्यूट ने बनाए हैं किस लिए? क्रिमिनल पर्सन को पनिश करने के लिए। किसी ने गलत काम किया है उसको कोर्ट के अंदर सजा देने के लिए। तो ये याद रखिएगा आप। तो तीन चीजें हमने कर ली। अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है हमारा ये पूरा एपिसोड, तो उसको आपने धीरे धीरे याद रखते रहना है, चलते रहना है आगे। अब हमने ये डिसाइड कर लिया, डिफाइन हो गया हमारे पास कि किसी व्यक्ति ने एक एक्ट किया, एक ऐसा काम किया जो कि कानून की धाराओं के अंतर्गत क्राइम की डेफिनेशन के अंदर आता है। उसको क्राइम का मतलब है उस व्यक्ति ने इलीगल एक्ट किया है जो कि लॉ में डू और नॉट डू, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, कमांड ऑफ सॉवरिन के अंदर पढ़ा था, पॉजिटिव थ्योरी के अंदर पढ़ा था। जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि द पर्सन हैड कमिटेड सम एक्ट which is forbidden by the law, which is forbidden by the law, मतलब लॉ की परिभाषा के अंदर वो एक गुनाह है। तो उस वक्त फिर हम एक बतौर एडवोकेट, एक स्टूडेंट, कैसे ये डिफाइन करेंगे कि इसे हम क्राइम की परिभाषा में लाएंगे कि कोई और परिभाषा के अंदर लाएंगे। आईपीसी तभी इंप्लीमेंट होगी जब हम ये डिफाइन कर लेंगे कि जो लॉ ने क्राइम की डेफिनेशन दी है उसके अंदर वो पर्टिकुलर एक्ट फॉल कर रहा है, अदरवाइज नो। कोई भी इलीगल एक्ट हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर इलीगल एक्ट वो क्राइम की डेफिनेशन के अंदर आए। तो ये बड़ा एक मैं कहूंगा डिफरेंशिएशन का पॉइंट है। बतौर एडवोकेट, बतौर एक लॉ स्टूडेंट, हमें यह समझना है, वी मस्ट बी वेरी क्लियर अपॉन दीज थिंग्स। तो क्लैरिटी कहां से आएगी? क्लैरिटी के लिए हम इस स्लाइड को देखते हैं। जस्ट सी ऑन द स्लाइड, देयर आर 7 पॉइंट्स, प्लीज राइट डाउन एट दोस। इन 7 पॉइंट्स को अगर हम अपने दिमाग के अंदर बिठा लेंगे, अपने जहन के अंदर इसको बड़ा क्लियर कट रखेंगे, देन वी विल बी इन ए पोजिशन टू डिफरेंशिएट इट इज क्राइम अंडर आईपीसी or in any other act, any statute, or it is barely a act which doesn't come under the preview of IPC. IPC का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि it is a very general act, everybody knows। यही IPC अगर पॉक्सो है, कोई और एक्ट है, SC/ST एक्ट है, कोई और एक्ट है, जो भी हमारे क्रिमिनल एक्ट हैं, उनमें भी आप उसको एज इट इज ही पढ़ना। लेकिन आईपीसी बेसिक एक्ट है, इसलिए मैं आईपीसी की ही बात करूंगा। अगर आईपीसी क्यों सिर्फ और सिर्फ क्राइम को डिफाइन कहां किया गया है? सिर्फ आईपीसी के अंदर किया गया। तो कोई भी एक्ट अगर होता है, सबसे पहले इलीगल होना चाहिए, अगेंस्ट द सोसाइटी और इंडिविजुअल होना चाहिए,
उसके बाद वो उन पैरामीटर्स को लेकर होना चाहिए, उन पैरामीटर्स को फुलफिल करे जो कि ये सामने स्क्रीन के ऊपर है आपके पास। देखिए अब चलते हैं इसके अंदर। सबसे पहला आता है लीगलिटी। अगर हमने एक वकील की हैसियत से ये अपना केस देखना है तो आपको इन 7 पॉइंट्स के ऊपर अगर पूरी कमांड है तो आई एम वेरी श्योर दैट यू विल बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडवोकेट ऑफ इंडिया। एक छोटे से स्थान से उठकर आप इन 7 पॉइंट्स के साथ, उसमें से 6 फर्स्ट 6 है जो वो बड़े बेसिक है, उसके बाद लास्ट तो पनिशमेंट है। अगर ये 6 पूरे हो जाते हैं तो आप एक अच्छे एडवोकेट बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यू विल बी हैविंग अ फुल नॉलेज ऑफ क्रिमिनल साइड। ओके, तो अब देखिए ये जो 6 पॉइंट्स हैं इनको लिख लीजिए, याद करिए और रोज याद करते रहना है। इनमें से अगर कोई भी पॉइंट, इन 6 पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट अगर मिसिंग है, 6 के 6 नहीं, एक भी कोई इनमें से मिसिंग है, तो फ्रेंड्स यू विल बी एंटाइटल्ड फॉर एक्विटल। आप कोर्ट के अंदर ये कह सकते हैं, सर दिस इज नॉट डिफाइंड अंडर क्राइम, हेंस माय क्लाइंट इज इनोसेंट, ही विल बी एक्विटेड because no charge can be framed against him, he is not fulfilling all these criteria। 6 में से एक भी कोई मिसिंग है तो आप एकदम से अपने क्लाइंट को अपने लॉ की जो आपकी बुद्धि है, लॉ की जो परफेक्शन है, उसके अनुसार बचा सकते हैं। जरा चलिए देखते हैं अब इन चीजों को। 6 में से एक बोला मैंने, 6 के 6 नहीं, कोई भी एक मिसिंग है तो सुनिए जरा उसको। लीगलिटी, लीगलिटी का मतलब क्या है? मस्ट बी ए लॉ, बड़ा इंपॉर्टेंट। कोई भी एक्ट तभी क्राइम कहलाया जाएगा, तभी उसे हम इस परिभाषा के अंदर ला पाएंगे, तभी यह आईपीसी एप्लीकेबल होगी जब एक ऐसा ऑफेंस की, एक ऐसा एक्ट किया जाए किसी व्यक्ति द्वारा जो कि जिस एक्ट को रोकने या करने के लिए स्टैट्यूट में एक कानून बना हो। देयर मस्ट बी ए लॉ फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट। कि ये गलत हुआ है तो इसमें ये पनिशमेंट होगी। मतलब ये हुआ कि लीगलिटी का मतलब है कि जो भी काम हुआ है, किसी ने कोई काम किया है, इलीगल वर्क किया है, उसके प्रति कोई ना कोई कानून होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक थप्पड़ मारा किसी तीसरे आदमी, दूसरे आदमी को मैंने एक थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ की जो सजा का डिफाइन कहां किया गया है? थप्पड़ एक छोटी सी चोट है, 323 सेक्शन आईपीसी के अंदर उसको डिफाइन किया गया है कि एक आदमी जो सोसाइटी में रहता है वो किसी दूसरे आदमी को जानबूझकर नोइंगली हर्ट नहीं कर सकता है। सो इट इज वेरी क्लियर कि देयर इज ए लॉ फॉर माई एक्ट व्हाट आई हैड डन अगेंस्ट द अदर पर्सन इलीगली। थप्पड़ मारना कोई किसी के लीगली थोड़ी है, इलीगल है ना। तो इलीगल एक्ट के प्रति देयर मस्ट बी स्पेसिफिक लॉ, तो लॉ है आईपीसी। मैंने चोरी करी, चोरी के लिए आईपीसी के अंदर सेपरेट सेक्शन है 379। मैंने आपको कहीं जाने से जबरदस्ती रोका, देयर इज ए स्पेसिफिक सेक्शन अंडर आईपीसी 341 342। ठीक है, मैंने किसी का मर्डर कर दिया, किसी को मार दिया जान से, देयर इज ए स्पेसिफिक एक्शन, देयर इज स्पेसिफिक सेक्शन 300 299 300 आईपीसी। ओके, तो मेरे ख्याल से आप इस एग्जांपल को समझ चुके हैं। तो बड़ा क्लियर है कि लॉ होना जरूरी है। फर्स्ट, जब भी आप किसी एक्ट को देखेंगे, क्रिमिनल एक्ट को, सेकंड एक्ट, तभी वो क्रिमिनल एक्ट बनेगा, अदरवाइज एक्ट रह जाएगा, इलीगल एक्ट काउंट होगा वो। सेकंड, जब भी कोई काम किया जाए तो वो होना जरूरी है। सोचना कुछ नहीं है, मैंने कुछ सोचा मैं ये काम करूंगा, सोचना सफिशिएंट नहीं है। एक्ट मस्ट बी डन, एक्टस रियल। मैंने सोचा कि मैंने आपको एक थप्पड़ मारना है, मैंने आपको चोट पहुंचानी है, सोचना अलग बात है, सोच लिया, लेकिन जब तक मैं उसको करूंगा नहीं
एक्टस रियस नहीं होगा, एक्ट मस्ट बी डन नहीं होगा, इट विल नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ क्राइम। दो, तीसरा कॉजेशन। कॉजेशन का मतलब है ह्यूमन कंडक्ट मस्ट कॉज हार्म। ह्यूमन कंडक्ट, एक व्यक्ति का जो करने का तरीका है, उसका काम करने का जो उसका तरीका है, उससे दूसरे या किसी को हर्ट होनी जरूरी है, चोट पहुंचनी जरूरी है। ओके, मस्ट बी ए हार्म, हार्म होना चाहिए उसको। राइट फ्रेंड्स? तो हार्म जब हो गया तो तीसरा इंग्रेडिएंट हमारा फुलफिल हो गया। 6 के 6 होने जरूरी है, तभी हम क्राइम की डेफिनेशन के अंदर आएंगे, अदरवाइज नो। नेक्स्ट, ऊपर तीसरे में हार्म था, किसी व्यक्ति के एक्ट की वजह से दूसरे को चोट पहुंची है, हार्म, नुकसान हुआ है। तो वो नुकसान किसको होना चाहिए? दूसरे आदमी को, अपने आप को नहीं। इट मस्ट बी ए सेकंड पर्सन, अदर पर्सन। क्राइम की, क्रिमिनल की आपने जब डेफिनेशन सुन पढ़ी थी पिछले लेक्चर्स में, तो वहां बड़ा क्लियर है, हार्म मस्ट बी डन टू अदर्स फिजिकली और टू हिज प्रॉपर्टी। तो यह भी याद रखिएगा कि आईपीसी या कोई और सेक्शन तभी लगेगा, एक्सेप्शन को छोड़कर, 2-3 एक्सेप्शन हैं, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तभी लगेगा अगर किसी की प्रॉपर्टी या किसी को फिजिकली असॉल्ट किया, हार्म पहुंचाया गया है किसी भी तरह से, फिजिकल है, मेंटल है, वो अलग अलग, प्रॉपर्टी को है, वो हम आईपीसी के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट वन, कंकरेंस, स्टेट ऑफ माइंड एंड ह्यूमन कंडक्ट। कंकरेंस क्या होती है? जब कोई इलीगल एक्ट हुआ, लीगलिटी नहीं थी, लीगल वहां पे प्रोविजन था, एक्सेस रियस भी हुआ, किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति आपके कंडक्ट से हार्म हुआ, लेकिन उस वक्त उस व्यक्ति का दिमाग की स्टेट क्या थी? जो हार्म उसने पहुंचाया उसके पीछे उसका रीजन क्या था? क्यों उसने हार्म पहुंचाया? उसका माइंड क्या था? क्या वो मिस्टेक से था कि जानबूझकर था? बड़ा क्लियर करना चाहता हूं इसको। वो है स्टेट ऑफ माइंड, किस नियत से मैंने वो चोट पहुंचाई है, हार्म पहुंचाया है। ये है चौथा पॉइंट, पांचवा। नेक्स्ट वन, मेंस रिया। अब ये है बड़ा इंपॉर्टेंट, व्हेन ऑल दीज 5 जो हमारे कंटेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, इफ दे आर कपल्ड विद वन मोर वर्ड, दैट इज मेंस रिया। स्टेट ऑफ माइंड जो ऊपर पढ़ा था हमने, स्टेट ऑफ माइंड में गिल्टी माइंड होना बहुत जरूरी है, खुरापाती दिमाग, शरारती दिमाग होना जरूरी है। फ्रेंड्स 10 मिनट बाकी बचे हैं, अपग्रेडिंग का आ गया है। इफ यू वांट टू ज्वाइन मी फॉर, क्योंकि अभी तो पहला ही शुरू हुआ है, अगर 10 मिनट बाद ये अवार्ड हो गई तो फॉर नेक्स्ट 15 और 20 मिनट हम आप दोबारा से हम जुड़ेंगे। तो आपने ये याद रखेगा, आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ द ब्रेक, जैसे अवार्ड होगा आफ्टर 5 मिनट्स आप मेरे साथ दोबारा जुड़ जाएगा, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई वांट टू क्लियर इट टुडे। ओके, तो गेट रेडी फॉर दैट। अभी अपग्रेड कर देता हूं मैं, 10 मिनट्स मुझे, 9 मिनट मुझे और मिलेंगे, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है सर, मेंस रिया वेरी इंपॉर्टेंट, लीगलिटी, एक्सेस रियस, कॉशन, हार्म, कंकरेंस, ये 5 जब आए तो तभी ये क्राइम कहलाएंगे, जब उनके साथ मेंस रिया जुड़ जाएगा। स्टेट ऑफ माइंड में, स्टेट ऑफ माइंड में गिल्टी माइंड होगा, कुछ करने की नीयत से होगा कि आई वॉन्ट टू हार्म हिम पर्सनली एंड डेलिबरेटली टू कॉज हिम ए लॉस, तो उसे कहते हैं मेंस रिया। तो ये 6 चीजें हैं फ्रेंड, अगर इन 6 चीजों को आपने ढंग से देख लिया, जब भी आपको क्रिमिनल केस करें तो क्रिमिनल केस के अंदर इन सब 6 चीजों को, इन 6 पॉइंट्स को आपने अगर ढंग से देख लिया तो आप अपने केस के मास्टर होंगे। और जब ये 6 चीजें प्रूव हो गई, 6 की 6 प्रूव करनी है प्रोसिक्यूशन को, 6 ऑफ द 6, एंड आपने बीइंग ए डिफेंस लॉयर क्या करना है, इनमें से एक को शटर करना है, एक को, किसी को भी शटर कर दें।
मेंस था, एक्टस रियस था, लेकिन हार्म नहीं हुआ। एक्टस रियस था, हार्म हुआ, लेकिन मेंस नहीं था। एक्टस रियस हुआ, हार्म हुआ, मेंस भी था, लेकिन लॉ ही नहीं था पनिशमेंट करने के लिए, राइट। और कंडक्ट जो था आदमी का वो मिस्टेक पे था, वो मेंस के साथ नहीं, गिल्टी इंटेंशन नहीं थी। तो ये है आपका डिफेंस साइड। प्रोसिक्यूशन को 6 की 6 चीजें पूरी करनी पड़ेगी। कानून भी है सर, काम भी हुआ है, माइंड भी है, हार्म भी पहुंचाया गया, दूसरे आदमी को पहुंचाया गया है, स्टेट ऑफ माइंड में मेंस था। एंड इफ द प्रोसिक्यूशन प्रूव्स ऑल दीज 6 इंग्रेडिएंट्स बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, तो पनिशमेंट पक्की है। देन द केस विल कम अंडर क्रिमिनल साइड। क्या बोला जाएगा उसको? प्रोसिक्यूशन हैड प्रूव्ड दिस केस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स, ओके, अदरवाइज द प्रोसिक्यूशन विल फेल। तो ये थे एलिमेंट, 7 एलिमेंट्स हैं, उसमें से 6 जरूरी हैं, 7वें अपने आप आ जाएगा। 6 में से आपने एक भी बीच में शटर कर दिया, पनिशमेंट 7वां प्रूव नहीं हो सकता। कोर्ट विल से एक्विटल, नो पनिशमेंट एट ऑल। आई थिंक यू हैड गॉन थ्रू इट, आपने इसको समझ लिया होगा, लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज कल्पेबिलिटी मीन्स? अब जब हमारे पास ये चीज आ गई कि ये क्राइम की डेफिनेशन हमने देख ली, कैसे क्राइम होता है, क्यों होता है, उसमें मेंजरिया भी है, एक्सेस रियस भी है, तो एक और बड़ा अच्छा शब्द है जो कि टेक्निकली हमें क्रिमिनल लॉ के अंदर जाना है, तो मैं वो बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं। अभी हम जाएंगे अंदर, बहुत अच्छे तरीके से जाएंगे, लेकिन अगर ये चीजें आपने समझ ली और आपके दिमाग में क्लैरिटी हो गई, क्योंकि जब हम बेसिक लॉ करेंगे वहां ये शब्द मैं जब बोलूंगा तो फिर मुझे ये पढ़ाना पड़ेगा कि दैट इज कल्पेबिलिटी। ये सारी चीजें उस वक्त के लिए नहीं है, ये अभी समझने की चीजें हैं, फिर बड़े जल्दी जल्दी आगे चलेंगे हम, राइट। तो कल्पेबिलिटी, कल्पेबिलिटी एक शब्द है, कल्पेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। जब भी क्रिमिनल एक्ट की बात की जाएगी तो कल्पेबल वर्ड आएगा ही आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्पेबल? कल्पेबल का मीनिंग है डिजर्विंग ब्लेम फॉर ए क्राइम और रॉन्ग डूइंग। ब्लेम फॉर ए क्राइम और रॉन्ग डूइंग, किसी व्यक्ति के ऊपर ये आरोप लगा है कि आपने क्राइम किया है, वो जो 6 इंग्रेडिएंट हमने पहले पढ़े, और रॉन्ग डूइंग की है, गलत काम किया है। जब ये चीज ब्लेम लग जाए तो उस चीज को हम कल्पेबल कहते हैं। When someone is described as culpable for something, और जब उस ब्लेम में हमने कल्पेबल किसी भी आदमी को बोल दिया, किसी भी आरोपी के ऊपर हमने अक्यूज वर्ड लिख दिया और उसको ब्लेम कर दिया कि यू हैव डन दिस क्राइम, यू हैव डन दिस रॉन्ग थिंग, सो उस वक्त क्या होगा उस व्यक्ति का हाल? इट मीन्स इट्स देयर फॉल्ट और दैट दे आर गिल्टी ऑफ। जैसे ही आरोप लगा कल्पेबल का, कल्पेबल मतलब उसने क्राइम किया है या रॉन्ग डूइंग की है अंडर द स्कोप ऑफ क्राइम, जो हमने पहले 6 पढ़ लिए, क्रिमिनल लॉ के अंदर आ गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? ही इज एट फॉल्ट और गिल्टी। इसको थोड़ा आगे देख लेते हैं कल्पेबिलिटी को। द नॉन कल्पेबिलिटी रेफर्स टू द गिल्ट और ब्लेम दैट इज डिजर्व फॉर सम क्राइम और रॉन्ग डूइंग। बड़ा नटशेल में क्लियर कट कर दिया है। कल्पेबल का मतलब है किसी आदमी को आरोपी बोलना, कि आरोपी बोलने का मतलब है उसने कोई क्राइम किया है या रॉन्ग डूइंग की है। क्राइम क्या किया है? 6 इंग्रेडिएंट, उसमें से कोई फॉल कर रहा है, वो उसमें फॉल कर रहा है। और गलत क्या किया? रॉन्ग डूइंग अगेंस्ट द लॉ विच इज फॉर विच ही इज फॉरबिडन। और जब वो कल्पेबल हो गया तो उसको गिल्टी कहा जाएगा या वो फॉल्ट पे कहा जाएगा। ये है कल्पेबल। जैसे कल्पेबल होमिसाइड वर्ड है, 299 में आएगा आईपीसी के अंदर, कल्पेबल होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब है डेथ, डेथ ऑफ ए पर्सन, किसी आदमी की मौत हुई है। तो जब कल्पेबल जुड़ गया इट मींस कि जो डेथ हुई है वो ड्यू टू रीजन ऑफ क्राइम हुई है। अगर डेथ तो कैसे भी हो जाती, लेकिन जब कल्पेबल जुड़ा, जब वो उसको हम क्राइम के अंदर लेके जाएंगे कि ही वॉज मर्डर्ड, ही वॉज पुट टू डेथ बाय सम एक्ट ऑफ ए पर्सन विच इज क्राइम, तो वो कल्पेबल कहलाया जाएगा। अदरवाइज इट इज ओनली ए होमिसाइड, और होमिसाइड इज नॉट कवर्ड अंडर आईपीसी, ओनली कल्पेबल होमिसाइड इज कवर्ड। तो कल्पेबल जहां वर्ड आएगा तो मतलब है आईपीसी लग गई, क्रिमिनल लॉ के अंदर आपको चार्ज किया जाएगा। तो आई थिंक इट इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट वन,
व्हाट आर द लेवल्स ऑफ कल्पेबिलिटी? जब हमने किसी को आरोपी बना दिया कि तुमने ये ऑफेंस किया है, तो उस वक्त क्या होगी अगली बात? ठीक है, तो कैसे हम लेवल साबित करेंगे कि कल्पेबिलिटी में ये आरोपी है? तो कौन से लेवल का आरोपी है और क्यों ये आरोपी है? ऐसे थोड़ी बोल देंगे किसी को आप यू आर कल्पेबल। उसके लिए भी कुछ पॉइंट होने जरूरी है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें, किसी को उसके लिए चार्ज करें। तो वो पॉइंट देखिए आप स्क्रीन के ऊपर। द मॉडल पिनल कोड आईपीसी, ठीक है, डिवाइड क्रिमिनल इंटेंट इनटू 4 स्टेट्स ऑफ माइंड लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ कल्पेबिलिटी। ये 4 चीजें, जैसे क्राइम को डिफाइन करने के लिए 6 चीजों की जरूरत थी जो पहले पढ़ी हमने। अब कल्पेबल जब आ गया बीच में, क्राइम के लिए एक इंसान होना जरूरी है और उसके द्वारा ऑफेंस किया जाना जरूरी है और वो क्राइम की परिभाषा में होना चाहिए, तभी आईपीसी लगेगी, तभी क्रिमिनल लॉ लगेगा। तो वो 4 चीजें कौन कौन सी है? कैसे हम किसी के ऊपर स्ट्रिक्टली बोल सकते हैं यस यू हैड डन इट? हमें आपके ऊपर सस्पिशन है, यू आर द सस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्राइम। तो कैसे बोलेंगे? कल्पेबल बोलेंगे। कल्पेबल कैसे बनेगा? वो विद स्ट्रिक्ट प्रूफ बनेगा। देखिए जरा स्क्रीन के ऊपर अब। नंबर 1, पर्पसली कोई भी एक्ट किया, एक्ट सीरियस किया जाए, विद मेंजरिया किया जाए, और पर्पस होना जरूरी है उसका। वो पर्पस हो उसका कि मैंने ये जो काम किया है क्यों किया है, उसके पीछे मेरा एक रीजन होना जरूरी है माइंड के अंदर। वैसे कुछ कर दिया, इट इज नॉट क्राइम। But when the purpose is coupled with that particular act, with actus reus and mens rea, actus reus and mens rea, उसको अगर डिफाइन करें हम, क्लबली करें और ब्रॉडली करें, तो actus reus और mens rea ही शब्द आएंगे। स्टेट ऑफ माइंड है, उसमें एक अंकरेंस है, वो चीजें है ना 6 में। लेकिन यहां पर एक्टस रियस जब होगा, mens rea होगा, पर्पस होना जरूरी है। सेकंड वन, नोइंगली, जानबूझकर। चलते चलते धक्का लग गया, नो ऑफेंस। बट जानबूझकर अगर हमने नोइंगली किया है, उसको चोट हार्म पहुंचाने की नीयत से किया है, एक्ट भी हो गया, गिल्टी इंटेंशन नोइंगली है कि इसको चोट पहुंचानी है, then only the culpable word will be used. Then you can say any person that you are charged for this particular offense. तभी वर्ड ऑफेंस आएगा। अभी तक कोई वर्ड ऑफेंस नहीं आया था, राइट? अब ऑफेंस की बात आ गई बीच में। पर्पस होना चाहिए, नोइंगली होना चाहिए, रेकलेसली होना चाहिए और नेग्लिजेंटली होना चाहिए। रेकलेसली और नेग्लिजेंटली ये वर्ड अभी आप याद करिए, इसको मैं थोड़ा आगे डिफाइन करूंगा। रेकलेस और नेग्लिजेंट में क्या फर्क है, तो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। ये लीजिए, What is the key of establishing criminal liability? हमने क्राइम पढ़ लिया, किसी आदमी ने कोई एक्ट किया और वो एक्टस रियस भी हुआ, मेंस रिया भी हुआ, लेकिन क्रिमिनल लायबिलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या चीज जरूरी है? अदरवाइज एनी एक्ट, में पहले कह चुका हूं, कोई भी एक्ट आईपीसी की परिभाषा में नहीं होगा, क्रिमिनलिटी की परिभाषा में नहीं आएगा, जब तक कि हम इन चीजों को प्रॉपर्ली नहीं समझेंगे। कौन कौन सी चीजें हैं वो? क्रिमिनल लायबिलिटी कब फिक्स होगी किसी एक व्यक्ति के किसी रॉन्ग एक्ट के लिए? तो पढ़िए जरा स्क्रीन के ऊपर। ए पर्सन कैन बी फाउंड लायबल फॉर ए क्राइम इफ द प्रोसिक्यूशन प्रूव्स। प्रोसिक्यूशन को क्या प्रूव करना है? किसी व्यक्ति को क्राइम की डेफिनेशन के अंदर पनिश करने, प्रोसिक्यूट करने के लिए, आरोपी बनाने के लिए, कल्पेबल बनाने के लिए, that the person committed the criminal act and had the required intent to hold the person accountable. That the person committed the criminal act. सबसे पहले तो जो एक्ट हुआ है वो रॉन्ग होना चाहिए। सेकेंडली, लीगलिटी के अंदर जो लीगल फ्रेम आउट है लॉ का, उसकी वायलेशन होनी चाहिए। थर्ड वन है, एक्ट मस्ट बी डन एक्टस रियस होना चाहिए। चौथी होनी चाहिए, हार्म शुड बी डन टू ए अनदर पर्सन, किसी और आदमी को हार्म होना चाहिए। पांचवा है, जो हार्म हुआ है मेंटल स्टेट क्या थी,
मेंजरिया थी, गिल्टी इंटेंशन थी। जब ये चीजें प्रोसिक्यूशन ने प्रूव कर दी तो उस व्यक्ति को क्राइम के अंदर अकाउंटेबल माना जाएगा। सच एज इंटेंट टू डिप्राइव द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एक एग्जांपल है। किसी ने जबरदस्ती किसी को किसी प्रॉपर्टी से अलग कर दिया और तो वो क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा जब ये 6 इंग्रेडिएंट्स उसके पूरे हो जाएंगे और प्रोसिक्यूशन प्रूव कर देगा कि ये 6 इंग्रेडिएंट हैं। इस आदमी ने जो काम किया है 6 इंग्रेडिएंट के अंदर किया है, इसलिए प्रोसिक्यूशन के पास पावर हो जाएगी कि ये डिफाइंड अंडर। दीपशिका क्यों नहीं कर रही है एडमिट? मैं इसको एडमिट कर रहा हूं बार बार। तो वो ऑफेंस माना जाएगा और ऑफेंस के लिए क्या किया जाएगा? कल्पेबल माना जाएगा। कल्पेबल के बाद राइट आ जाएगा प्रोसिक्यूशन के पास टू प्रोसिक्यूट दैट पर्सन। राइट? दीपशिका आप आ चुकी हो क्या? एक बार वॉइस आवाज दीजिए। बार बार मेरे ख्याल उसका अवॉर्ड हो रही है मीटिंग, बट दीपशिका हैव यू जॉइंड? जी सर, जी सर। ओके ओके ओके, टेक केयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम? जब क्राइम की बात आ गई, एलिमेंट्स हमने पढ़ लिए, एलिमेंट्स के बाद प्रोसिक्यूशन ने क्या प्रूव करना है वो देख लिया, तो इंग्रेडिएंट देखने बहुत जरूरी हैं। अब हमने 6 पढ़े थे ना पहले एलिमेंट्स, उसमें से बेसिक जो 2 हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, बाकी उसके साथ कनेक्टिविटी है। पहला क्या है देखिए जरा, ए वॉलंटरी एक्ट और ओमिशन, डू और नॉट टू डू। फिर मैं कमांड के ऊपर ले जा रहा हूं आपको, या तो लॉ में वो काम करना है या नहीं करना है, लेकिन अगर करना है या नहीं करना है तो मिस्टेक से हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन वॉलंटरी एक्ट होना जरूरी है। फर्स्ट एंड द utmost important ingredient to constitute a crime, to prosecute a person as a culpable. What is the required thing? That the act or omission which has been actus reus, which has been done by that particular person, illegal act which has been done by him, that should be a voluntary act, जानबूझकर किया हुआ एक्ट होना चाहिए। उसको उस एक्ट को करने की पूरी नॉलेज है और फिर भी वो कर रहा है, वो तो उसे कहते हैं हम वॉलंटरी एक्ट। मुझे पता है कि इस काम को करने से कानून की उल्लंघन होगा और मुझे इस काम को करने से रोका गया है कानून के अंदर, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं। दैट इज कॉल्ड एज वॉलंटरी एक्ट। इज इट राइट? इज इट क्लियर? Come to the next point. A certain state of mind. उस आदमी की सर्टन स्टेट होनी चाहिए वॉलंटरी एक्ट करते हुए। वो सर्टन स्टेट को क्या डिफाइन करेंगे? मेंजरिया। बार बार ये शब्द आ रहे हैं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। इट इज नॉट ए रेपिटेशन फ्रेंड्स, रेपिटेशन नहीं है। इसको मैं अलग अलग तरीके से आपके दिमाग, आपके जहन के अंदर बिठाना चाहता हूं। ये 2 शब्द आपको पूरी क्रिमिनोलॉजी को समझा देंगे। एक्टस रियस एंड मेंजरिया। एक्ट मस्ट बी डन विद गिल्टी इंटेंशन। वेयर गिल्टी इंटेंशन कम्स, इट इज ए क्राइम, एंड क्राइम कम्स अंडर क्रिमिनल लॉ। बड़ा सा सिंपल सी बात है। तो आगे बढ़े। देयर मस्ट बी बोथ एक्टस रियस। देयर मस्ट बी बोथ एक्टस रियस, मतलब एक्ट होना चाहिए पर गिल्टी एक्ट होना चाहिए, गलत एक्ट होना चाहिए, लीगल एक्ट होना चाहिए। यह नहीं कि मैंने घास काट लिया, वो भी एक्ट है। मैंने किसी को खाना दे दिया, वो भी एक्ट है। मैंने किसी को सड़क गिरे आदमी को उठा के हॉस्पिटल पहुंचा दिया, दैट इज ऑल्सो एक्ट। मैंने किसी की मोटरसाइकिल स्टार्ट करके दे दी, वो भी एक्ट है। मैंने आपको परांठे बनाकर दे दिए, दैट इज ऑल्सो एक्ट, राइट? तो वो एक्ट गिल्टी नहीं कहलाए जाएंगे। परांठे में जहर मिला दिया, मोटरसाइकिल चलाते चलाते धक्का दे दिया,
किसी को हॉस्पिटल के बजाय शमशान घाट पहुंचा दिया, राइट, वो गिल्टी एक्ट हो गए। एक्ट तो हुए लेकिन विद प्री माइंड वॉलेंटरी एक्ट हुआ किसी को हार्म पहुंचाने के लिए, वो जरूरी है। एंड मेंजरिया फॉर ए डिफेंडेंट मींस अक्यूज्ड टू बी गिल्टी ऑफ ए क्राइम। तो इसका मतलब ये हुआ ओनली एक्टस रियस अगर हुआ है, काम हुआ है, इट इज नॉट क्राइम। ओनली मेंजरिया गिल्टी इंटेंशन है, मैंने दिल में बैठा दिया कि आई वॉन्ट टू शूट दिस फेलो, वो मन में थी ना बात, अभी गिल्टी इंटेंशन तो आ गई लेकिन एक्ट नहीं हुआ। एक तरफ एक्ट हुआ लेकिन मेंजरिया नहीं था, दूसरी तरफ मेंजरिया था लेकिन एक्ट नहीं हुआ, तो कोई ऑफेंस नहीं है। इट इज नॉट क्राइम, इट इज नॉट क्राइम। क्राइम वो कब बनेगा जब मेंजरिया जो गिल्टी इंटेंशन थी दैट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टस रियस, जो मैंने सोचा उसको कर दिया, तब जाके ये क्राइम की डेफिनेशन के अंदर आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स एक्टस रियस मेंजरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। आईपीसी कब लगेगी, सीआरपीसी कब ऑपरेशन में आएगी, एविडेंस कब आएगी, जब मैंने कोई काम कर दिया, गिल्टी इंटेंशन से किया, तो सब्सटेंशियल लॉ लगेगा। आईपीसी किसी भी सेक्शन के अंदर लगेगा, चाहे वो मर्डर है, चाहे चोट का है, ग्रीवियस हर्ट है, कोई भी है। उसके साथ साथ जब प्रोसीजर आ जाएगा फिर सीआरपीसी का, और सीआरपीसी में कोर्ट प्रूव कैसे करेगा इस गिल्ट को, आईपीसी की गिल्ट को, सब्सटेंशियल लॉ को, वो करेगा इंडियन एविडेंस के माध्यम से। अगर सिर्फ और सिर्फ आईपीसी नहीं है तो देयर इज नो वेल ऑफ सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट। अगर आईपीसी है और एविडेंस भी है लेकिन सीआरपीसी का प्रोसीजर नहीं है, देन इट इज ऑल्सो वेल। यह भी गलत है, यह भी नहीं हो सकता। इफ देयर इज आईपीसी एंड प्रोसीजर लॉ, सीआरपीसी भी है लेकिन एविडेंस की एक्ट रूल नहीं अप्लाई किया गया है, इवन देन वी कुड नॉट प्रूव द गिल्ट ऑफ ए पर्सन। तो इट इज वेरी क्लियर, आईपीसी के साथ सीआरपीसी जरूरी है, सीआरपीसी के साथ एविडेंस एक्ट जरूरी है, तभी ये तीनों चीजें इकट्ठी मिलकर एक व्यक्ति को पनिश करेगी फॉर द रॉन्ग डूइंग, फॉर द एक्ट विच हैज बीन डन बाय मेंजरिया। इज इट क्लियर नाउ? I think it is clear. As a general rule, someone who acted without mental fault is not liable in criminal law. मैंने पहले बता दिया आपको, जब मेंटल फॉल्ट नहीं है, कोई गलत काम नहीं किया है, कोई इंटेंशन गलत नहीं है, तब वो एक्ट क्राइम की डेफिनेशन में नहीं आएगा, क्रिमिनल लॉ के अंदर नहीं डाला जाएगा। एक्सेप्शंस आर नोन एज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। जहां पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन क्या है मैं थोड़ा सा अभी बता देता हूं, फिर बाकी आगे डिस्कस करूंगा। फॉर एग्जांपल आईपीसी के अंदर लिखा गया है कि एक्ट मस्ट बी डन अगेंस्ट द अदर पर्संस, तभी आईपीसी अप्लाई होगी जब हमने कोई ऑफेंस दूसरे के खिलाफ किया है। ठीक है, यह है जनरल रूल। लेकिन फ्रेंड्स एक्सेप्शन क्या है इसमें? फॉर एग्जांपल मैंने सुसाइड कर लिया, मर गया तो मर गया लेकिन बच गया। Offense has been committed by me upon me, not on other person. अगर मैं उससे सेव हो गया उस ऑफेंस, उस एक्ट से, then I will be prosecuted for attempt to suicide में 309 के अंदर जाऊंगा मैं। लेकिन अगर मर गया तो मर गया, तो ये एक्सेप्शन है आईपीसी की। ऑफेंस हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट अदर पर्संस, लेकिन एक्सेप्शन है अपने ऊपर किया है। मान लो किसी ने प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दी, किसी लेडी ने प्रेगनेंसी को ऐसी दवाई खा ली, कोई ऐसी चीज कर ली, प्रेगनेंसी उसकी अबॉर्ट हो गया, तो वो ऑफेंस किसके खिलाफ किया? उसने अपने खिलाफ किया ना। तो दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर आईपीसी, बट इन एक्सेप्शनल केसेस। इन जनरल एक्टस रियस मेंजरिया मस्ट बी अगेंस्ट द अदर पर्सन, तो उसको हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर लेंगे। फिर अगर वो पर्सनल अपने ऊपर हार्म किया है किसी व्यक्ति ने अपने एक्ट से, अदरवाइज एक्टस रियस और मेंजरिया होना बहुत जरूरी है अगेंस्ट द अदर पर्सन। लेट्स गो फॉर द अदर। आई थिंक यू आर वेरी क्लियर अपॉन दिस एक्टस रियस एंड मेंजरिया, और इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत भी नहीं है।
नेक्स्ट, व्हाट इज मेंसरिया इन आईपीसी? अब मेंसरिया को हम थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, एक्टस रियस को भी थोड़ा सा देख लेते हैं और एलोबरेटली देख लेते हैं। मेंसरिया इज द गिल्टी माइंड और गिल्टी इंटेंशन टू कमिट ए क्राइम with the intention of causing hurt to another person, animal, or with the express intention of disturbing the peace. आईपीसी क्रिमिनल लॉ के अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। स्टेट की ड्यूटी है टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। तो यहां पर डिस्टर्ब कर रहा है पीस एंड ऑर्डर को कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे के ऊपर काम कर रहा है, उसको हर्ट कर रहा है, कॉजिंग हर्ट इन एनी सेंस, फिजिकल है, मेंटल है या प्रॉपर्टी वाइज हर्ट किया है, तो गिल्टी माइंड से अगर किया है, इंटेंशन उसकी गिल्टी थी, तो क्राइम होगा, उसे हम मेंसरिया कहते हैं। एक्टस रियस हाउएवर इज द गिल्टी एक्ट, व्हाट इज ए नेसेसिटी इन प्रूविंग दैट ए क्रिमिनल एक्ट वाज कमिटेड। तो यहां पर एक्ट जो किया गया है, इट शुड नॉट बी इन गुड फेथ, इट शुड नॉट बी गुड फॉर द सोसाइटी, इट मस्ट बी बैड एक्ट, गिल्टी एक्ट होना चाहिए और उसमें हार्म होना जरूरी है, तभी एक्टस रियस आईपीसी के अंदर कवर होगा। तो ये पहले बता चुका हूं इस चीज को, एक बार फिर से मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब देखिए, थोड़ा सा पीछे छोड़ा था मैंने 2 शब्द, अब वो आ गए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेंसरिया? मैं बड़े आराम से सिस्टमेटिकली आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों, और मुझे ये लगता है कि आप इस सिस्टम को अगर समझ जाएंगे तो आप कहीं भी फेल नहीं होंगे, किसी भी पॉइंट के ऊपर आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, आपको किसी भी व्यक्ति को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस क्रोनोलॉजी को आपने देख लिया एक बार ढंग से। लॉ से लेकर, क्राइम से लेकर, क्रिमिनल लॉ से लेकर मेंसरिया तक आपने जो भी पढ़ा है, जो भी समझा है, उसको दोबारा रिपीट कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आई डोंट थिंक कि आपको किसी और तीसरे आदमी से पूछने की जरूरत पड़ेगी। You will be very comfortable in your trials. You will be very comfortable in your papers. Okay? तो लीजिए फिर मॉडल पिनल कोड, फिर वही चीज है जो पहले थी। द मॉडल पिनल कोड रिकॉग्नाइजेस 4 डिफरेंट लेवल्स। पहला था पर्पस, इंटेंट होना चाहिए उस आदमी का कुछ काम करने के लिए, पर्पस। मैंने इसको मारना है क्योंकि इसने मुझे उस दिन मारा था, मैंने इस व्यक्ति को हर्ट पहुंचानी है क्योंकि इसने मुझे हर्ट पहुंचाई थी, या मेरे को ये नुकसान पहुंचा रहा है, इसको मैंने खत्म कर देना है, इसको जान से मार देना है, ये पर्पस है हमारा, राइट। सेकंड, नॉलेज, उस एक्ट की नॉलेज होना जरूरी है कि ये जो मैं काम कर रहा हूं ये कानूनन मेरा गुनाह है, कानून मुझे इसकी इजाजत नहीं देता, वो नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड है रेकलेसनेस। अब आया वो वर्ड रेकलेसनेस, लैक ऑफ रिगार्ड टू डेंजर। हर व्यक्ति को यह प्रिज्यूम किया जाता है कि डेंजर के प्रति वो रिगार्ड करता है, कोई भी डेंजर है उसको वो रिगार्ड से देखता है, भगवान करे ये डेंजर मेरे पर ना आए या मैं डेंजर को ना करूं। तो जो डेंजर है उसका रिगार्ड जरूरी है, लेकिन अगर उसको रिगार्ड को हमने छोड़ दिया, डेंजर रिगार्ड का मतलब है कि मुझे वो ऑफेंस नहीं करने हैं सोसाइटी के अंदर जो जिसके लिए मुझे रोका गया है लॉ के अनुसार। तो जब मैंने उस चीज को छोड़ दिया तो रिगार्डलेस हो गया मैं उस डेंजर के लिए और मैं उस एक्ट को कर दिया। दैट इज रेकलेसनेस, लैक ऑफ रिगार्ड। और नेग्लिजेंस तो आप जानते हैं, लापरवाही, लापरवाही करी, जो परवाह करनी चाहिए थी कानून को बचाने की उसमें लापरवाही करी गई। तो 4 चीजें, जब लापरवाही अकेले एक ऑफेंस नहीं है, रेकलेसनेस ऑफेंस नहीं है, नॉलेज भी ऑफेंस नहीं है, पर्पस भी ऑफेंस नहीं है, बट व्हेन दीज ऑल 4 इंग्रेडिएंट्स क्लब्ड विद ईच अदर, अगर क्लब्ड विद ईच अदर एंड पर्पस, नॉलेज, रेकलेसनेस एंड नेग्लिजेंस कंबाइनली एक्टस रियस के साथ जुड़ जाते हैं और मेंसरिया के साथ जुड़ जाते हैं, देन इट बिकम्स ऑफेंस। मेंसरिया तभी प्रूव हो पाएगा, ये इंडियन एविडेंस तभी लगेगा, इसीलिए इंडियन एविडेंस है। इसको प्रूव करने के लिए प्रोसीजर के साथ ये आएगा जब एविडेंस एक्ट। तो एविडेंस में क्या प्रूव करना पड़ेगा गिल्ट के लिए कि इसके पास सर ये पर्पस था, इसको इस ऑफेंस के करने की नॉलेज भी थी, रेकलेसनेस थी क्योंकि इसको नहीं करना चाहिए था पर फिर भी इसने रिगार्ड नहीं किया उस डेंजर का,
और फोर्थ वन, इसने लापरवाही बरती। जब ये चार चीजें इकट्ठी जुड़ जाएंगी, देन एविडेंस एक्ट विल बी सफिशिएंट, prosecution will be sufficient to prove the guilt beyond all reasonable doubt and the person will be convicted. अगर इनमें से आपने एक चीज गवा दी, अपनी बहादुरी से, अपनी नॉलेज से, अपने एक्टिविज्म की वजह से, आप पर्पस नहीं प्रूव कर पाया, कोई प्रोसिक्यूशन नॉलेज नहीं प्रूव कर पाया, रेकलेस नहीं कर पाया, नेग्लिजेंस नहीं कर पाया, देन मैटर गोज। तब वो मेंजरिया नहीं है। एक्टस रियस है लेकिन मेंजरिया नहीं है। एक्टस रियस और मेंजरिया मिलकर क्राइम बनाते हैं। अगर मेंजरिया आपने खत्म कर दिया, मेंजरिया आपने वहां से उड़ा दिया, then it is only the actus reus, and actus reus does not come under the definition of crime. ओके फ्रेंड्स, एक सेकंड दीजिए, जरा पानी पीने का मौका दीजिए मुझे। आप भी एक घूंट लगा लीजिए पानी का ऑनली। राइट, चलिए अब आगे देखते हैं। रेकलेस और नेग्लिजेंस, इसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन छोटा सा डिफरेंस एक व्यक्ति को 6 फुट ऊंची फांसी के फंदे पर लटका सकता है और बाद में 6 फुट नीचे उसको कब्र में दफन करवा सकता है। छोटा सा काम, छोटा सा डिफरेंस। वो छोटा सा डिफरेंस क्या है? रेकलेसनेस और नेग्लिजेंस में दोनों एक जैसे शब्द हैं, सिनोनिम है, लेकिन रेकलेसनेस और नेग्लिजेंस में फर्क क्या है सर, वो देखना भी बहुत जरूरी है। कब हम कहेंगे ये रेकलेसनेस है और कब कहेंगे ये नेग्लिजेंस है। ओके फ्रेंड्स, देखिए जरा फिर। रेकलेसनेस मीन्स द पर्सन न्यू, पर्सन जानता है, और शुड हैव नोन, या जानना जरूरी था, दैट ही और हर एक्शन वर लाइकली टू कॉज हार्म। या तो वो व्यक्ति जानता था या उसको ये जानना जरूरी है या जानता है क्या कि जो मैं एक्शन कर रहा हूं, जो एक्ट कर रहा हूं, वो किसी दूसरे आदमी को हार्म करेगा। यहां जो पीला शब्द दिख रहा है आपको येलो इंक में, न्यू क्यों लिखा गया है, क्यों इसको मैंने हाईलाइट किया है? न्यू मतलब सिर्फ जानना जरूरी है, अभी हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ उसको इतना जानना है कि ये जो मैं काम कर रहा हूं ये गलत है या ठीक है। लॉ में इनोसेंसी नहीं साबित, कोई वैल्यू नहीं है आईपीसी के अंदर। आई डोंट नो, आई डोंट नो का कोई वर्ड नहीं है दोस्तों। तो यहां पर ही मस्ट नो दैट दिस एक्ट इज राइट और दिस एक्ट इज रॉन्ग, दिस इज गुड वर्क, दिस इज क्राइम। तो ये नो जो वर्ड है ये वहां से आता है। ओके, अब क्या हो गया? सेकंड, दूसरी तरफ आ जाइए। दूसरी तरफ जब आप आएंगे, मीन्स दैट पर्सन एक्टेड इन वायलेशन ऑफ ए ड्यूटी टू समवन एल्स with the breach of that duty causing harm to someone else. ये हाईलाइट क्यों कर रहे हो आप संदीप? संदीप ने हाईलाइट किया ना वहां से। सॉरी सर, मैंने याद रखने के लिए सेव किया है इसको। सॉरी। नहीं, आप उसमें सेव जो मर्जी करो, मेरी स्लाइड्स को नहीं टच करना है, ठीक है? थैंक यू। मीन्स दैट पर्सन एक्टेड इन वायलेशन ऑफ ए ड्यूटी, मीनिंग दैट पर्सन एक्टेड, उधर देखिए रेकलेसनेस में नो, सिर्फ जानता है, ओनली जानना है, जानना चाहिए, पर यहां एक्ट कर दिया दूसरी तरफ। नेग्लिजेंस तभी बात होगी नेग्लिजेंस की जब कोई एक्ट हो चुका होगा, अदरवाइज इट विल बी प्लेस्ड इन रेकलेसनेस। जानता है गलत होना है लेकिन यहां कर दिया मैंने। Means that the person acted in violation of a duty to someone else. किसी दूसरे को मैंने वायलेशन कर दी किसी की ड्यूटी की, of a duty to someone else, with the breach of that duty causing harm to someone else. मेरी किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति कोई ड्यूटीज हैं, लेकिन मैंने उनको ब्रीच कर दिया मैंने ब्रीच।
मुझे कहा गया है कि गाड़ी को 50 किलोमीटर की स्पीड में चलाना है, लेकिन मैं 70 की स्पीड से रैश चला गया, दैट इज ब्रीच। मुझे कहा गया है कि इस एरिया में 144 धारा लगी है, वहां पर नहीं जाना है, आई हैड गॉन देयर। मुझे कहा गया है कि इन आदमियों को अच्छे से सेफ रखना है, लेकिन मैंने उनको धक्का दे दिया। मेरी ड्यूटीज जो थी, बर्डन ड्यूटीज जो मेरे अंदर हैं, उनको मैंने जब ब्रीच कर दिया तो उसे कहा जाएगा नेग्लिजेंस। और जब तक मैं सिर्फ ये जानता हूं ओनली, तब तक उसे कहा जाएगा रेकलेसनेस। तो पीछे थोड़ा चले, पर्पस सेम एज इंटेंट, नॉलेज, रेकलेसनेस और नेग्लिजेंस, ये चार चीजें हैं आईपीसी के अंदर फ्रेंड्स। का कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो सिर्फ जानकारी में भी ऑफेंस है, मैक्सिमम सेक्शंस ऐसे हैं जो कि करने के बाद ऑफेंस है। तो जब हम आईपीसी के अंदर जाएंगे तब हम वहां देखेंगे, लेकिन जो करने के बाद ऑफेंस हैं वो ज्यादा हैं, और जो करने की सिर्फ नॉलेज रखते हैं ओनली, वो बहुत कम है, उनको हम एक्सेप्शनल केसेस में डालते हैं। ओके, तो इन जनरल में आपको ये समझना है, मेंजरिया में रेकलेसनेस और नेग्लिजेंस मुझे समझ आ गई है कि आपने इसे अच्छे से अपने माइंड में बिठा लिया है। सिर्फ जानना और एक्ट करना, पर्पस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, जानना होना चाहिए, या उस जानकारी के प्रति हमने काम कर दिया तो मेंजरिया बनता है, तभी वो क्राइम के अंदर आएगा। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटेंट? अब जनरली क्योंकि 3, 4, 5 मिनट बचे हैं, इसको हम कल पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस यही समाप्त करते हैं। अब आपके मैं क्वेश्चंस लूंगा, अब आपके क्वेश्चंस लेना चाहूंगा, मैं थोड़े से आपके क्लियर करना चाहूंगा। 3, 4, 5 मिनट ये छूट जाएगा, बीच में अवॉर्ड हो जाएगी, लेकिन तब तक आप अपने क्वेश्चंस मुझे बता सकते हो। तो इसको मैं शेयर करना बंद कर देता हूं और स्क्रीन के ऊपर आ गया हूं। अब बताइए मुझे, किसी का कोई क्वेश्चन है दोस्तों? फटाफट से बोलिए। वी हैविंग ओनली 3 और 4 मिनट्स बचे हैं बाकी। सभी अपने माइक्स ऑन कर दीजिए, मुझे पता लगना चाहिए आप सुन रहे थे। जुड़ते नहीं है सर, 40,000 देने के लिए तैयार हो गए, कन्हैया नहीं है, खाली पड़ा फीस देते हैं। फ्री क्लास है, डेमो लो, बोलना कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ आएगी कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि मैं समझा ही पाऊंगा सबको। चलो कोशिश करेंगे सर, कोशिश। हाँ, इट इज नॉट नेसेसरी, आप कम से कम उन तक बात को पहुंचाएं, वो जुड़ेंगे, नो डाउट जुड़ेंगे, सभी धीरे धीरे जुड़ेंगे, मुझे पता है। ठीक है सर, है ना? और अपने टेस्ट की तैयारी करिए, अपना वो देखिए, आप जो सर्कुलर आया है निशा, आप सबको देना है इनको, है ना? सर। ठीक है, फिर टेक केयर, खाना खाइए अपना, अच्छे से रहिए। कल मिलते हैं फिर शाम को 7:55 मिनट पर, और बड़े जल्दी से जुड़ जाना प्लीज आप लोगों ने। थैंक यू। ओके सर, गुड नाइट सर, गुड बाय नाइट। बाय फ्रेंड्स, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, गुड नाइट। गुड नाइट।